आज की तारीख में जो कनाडा और अमेरिका के बीच में झगड़े चल रहे हैं, वाशिंगटन और ओटावा के बीच, उससे देखकर आप डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि ये डिप्लोमेसी तो बिल्कुल नहीं है। ये लिटरली एक ब्रेकअप जैसे दिख रहे हैं। एक उलझा हुआ ब्रेकअप, एक महंगा और एक बिल्कुल खतरनाक ब्रेकअप। आप सोचिए, 70 सालों से कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच की बॉर्डर दुनिया की सबसे लंबी अनडिफेंडेड लाइन थी। वहाँ पर कोई आर्मी नहीं थी, सिर्फ ट्रेड होता था। वो सिर्फ जियोग्राफी नहीं थी, वो एक इकोनॉमिक इंजन थी, एक इकोनॉमिक बॉर्डर थी। वो नॉर्थ अमेरिकन स्टेबिलिटी की बैकबोन थी। और कई दशकों तक ग्लोबल मार्केट को ये भरोसा था कि ये रिलेशनशिप कभी नहीं टूटेगी, लेकिन सिर्फ 2 दिन पहले तक। इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक और जीत की घोषणा कैमरा के सामने करने के लिए तैयार था। उसे लगा कि कनाडा दबाव में झुक जाएगा, लेकिन मार्क कार्नी, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, आए ही नहीं। उन्होंने पेपर साइन किए ही नहीं, काउंटर प्रपोजल दिया ही नहीं, उन्होंने खेल खेलने से इनकार कर दिया। इसके बजाय वो प्लेन में बैठे, वो सीधा कनाडा निकल गए। ट्रंप को लगा कि उसने कनाडा को कॉर्नर कर लिया, उसके पास अब पूरी लिवरेज है। लेकिन कार्नी जरा भी नहीं डगमगाए। अब नतीजे ऐसे हुए कि इसके नतीजे दुनिया भर में फैल चुके और व्हाइट हाउस को उसको कंट्रोल कर पाना भी अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अब ये झगड़े जो है, ये आम झगड़े नहीं है। ये जैसे डेयरी कोटास या लंबर शिपमेंट पर छोटा मोटा विवाद भी नहीं है। ये यूएसएमसीए का 6 साल का मैंडेटरी रिव्यू था, नाफ्टा को रिप्लेस करने वाला और हर साल लगभग 700 बिलियन ट्रेड को नियंत्रित करने वाला बड़ा एग्रीमेंट। आपको पता है 1 बिलियन मतलब कितना? 9,000 करोड़ रुपीस। ऐसा 700 बिलियन ट्रेड का एग्रीमेंट जो मिशिगन और ओंटारियो के ऑटो पार्ट्स प्लांट को चलाता है, जो न्यूयॉर्क को एनर्जी देता है। वो एग्रीमेंट जो कैलिफोर्निया की ग्रोसरी शेल्फ्स हमेशा भरी की भरी रखता है। इकोनॉमिस्ट को भी क्या लगा कि ये एक रिव्यू रिटर्न होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत गहरा है, लेकिन वो गलत साबित हुए। लीक्स के अनुसार ट्रम्प अंतिम बैठक में कुछ ऐसी मांग लेकर आए जो सीमा पार कर गई। उन्हें सिर्फ बेटर डील नहीं चाहिए थी, बेटर टर्म्स नहीं चाहिए थे, उनको चाहिए था पूरा कंट्रोल, एक सनसेट क्लॉज, जिससे यूनाइटेड स्टेट्स हर साल इस डील को एक तरफा रद्द कर सकते हैं। यानी एग्रीमेंट एक हॉस्टेज की तरह होगा। सिर्फ रिन्यू तब होगा जब कनाडा ओबीडियंट रहेगा, यानी कि कनाडा अमेरिका की बात सुनेगा। मतलब सरल शब्दों में, ट्रम्प हर जनवरी को टेबल पर बंदूक रख के बैठेंगे। उन्होंने कार्नी को लिटरली अल्टीमेटम दिया। कहते हैं कि दोपहर 12 बजे तक अगर आप साइन नहीं करोगे तो मंडे को हम लोग हर कैनेडियन प्रोडक्ट पर 25% यूनिवर्सल टैरिफ लगा देंगे। ट्रम्प देशों को लिटरली ऐसे ही ट्रीट करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर की तरह ही देखते हैं। अलायंस को लिटरली वो रियल इस्टेट डील की तरह ही सोचते हैं। उसमें क्या होता है, कोई जीतता है, कोई हारता है, कोई झुकता है। लेकिन मार्क कार्नी कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, वो सेंट्रल बैंकर थे। वो आज भी वो मन से सेंट्रल बैंकर ही है, वो स्ट्रैटेजिस्ट है। उन्होंने अपना पूरा करियर पावर को स्लोगन में नहीं, बल्कि कैपिटल फ्लोज, सप्लाई चेन और लीवरेज में समझते हुए बिताया है। वो आदमी आपसे झुकेगा क्या? कार्नी को एक बात समझ में आती है जो ट्रम्प बिल्कुल भूल गए। आप उस देश को नहीं धमका सकते जो आपकी एनर्जी सप्लाई करता है। आप उस देश को नहीं धमका सकते जो आपके इंडस्ट्रियल इनपुट्स बनाता है। आप उस देश को नहीं धमका सकते जो आपके मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के सेंटर में बैठा हुआ है। कार्नी व्हाइट हाउस से निकल गए। वो रात को 10 बजे ओटावा पहुंचे। उन्होंने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को सूचना दे दी कि हम लोग कनाडा औपचारिक रूप से रिव्यू प्रोसेस से बाहर निकल रहे हैं, डील रिन्यू नहीं होगी। कुछ लोग सोचते कि ऐसे पॉलिटिक्स है, आगे चल के सुलझ जाएगा, लेकिन 3 बातें ये साफ करती है कि ये मामला गंभीर है। मैं बताता हूँ कैसे। पहला, लीक्ड रेड लाइन मेमो। उसमें कनाडा आर्टिक वाटर तक पूरा एक्सेस अमेरिका के पास चले जाएगा। कौन करेगा ऐसा? 30 दिनों में डेयरी सप्लाई मैनेजमेंट खत्म करने की मांग, कौन सुनेगा ये सब? और मना करने पर एल्यूमिनियम पर सेक्शन 232 नेशनल सिक्योरिटी एक्शन की धमकी।
ये कौन सी निगोशिएशन है? ये निगोशिएशन नहीं, ये सरेंडर के टर्म्स है। कनाडा कैसे मानेगा? दूसरा, मार्केट्स। आमतौर पर ट्रेड टेंशन जब बढ़ती है तो कैनेडियन डॉलर्स गिरता है, लेकिन आज वो ऊपर चले गए। इन्वेस्टर्स ने ट्रंप के खिलाफ दाव लगा रहा है, क्योंकि उनको पता है कनाडा ने जर्मनी, जापान और साउथ कोरिया के साथ क्रिटिकल मिनरल डील्स ऑलरेडी साइन कर ली है, और आगे की मार्च में वो इंडिया भी जा रहे हैं, और शायद इसी तरीके की डील्स वो इंडिया के साथ भी साइन करेंगे। यानी कि कनाडा के पास तो विकल्प है, इसीलिए इन्वेस्टर्स ने पैसा कनाडा में डाला। तीसरा, बॉर्डर्स। वहाँ पर एक एम्बेसडर ब्रिज है जहाँ से ट्रक्स आते जाते और गुड्स यहाँ से वहाँ लेके जाते। वहाँ पर इंस्पेक्शन बढ़ा दी अमेरिका ने, और वो धीमे हो गए। कार्गोज को जानबूझ के डिले किया जा रहा है। ट्रंप जानबूझ के दबाव बना रहा है, लेकिन कनाडा पैनिक हो रहा है क्या? नहीं, वो डाइवर्जन कर रहा है। वैंकूवर और मॉन्ट्रियल के जरिए वो यूरोप और एशिया की ओर शिपमेंट भेज रहे हैं। ट्रंप ने दरवाजा बंद कर दिया, नो प्रॉब्लम, हम लोग अपनी खिड़कियां खोल देंगे। ट्रंप को लगता है बड़ी इकोनॉमी का मतलब जीत, लेकिन मॉडर्न ट्रेड कोई स्कोरबोर्ड नहीं है, वो एक मशीन है, और वो एक बार चालू कर दी तो वो अपने हिसाब से ही चलती। एक ऐसी सप्लाई चेन वेब इतनी जटिल है कि आप उसका एक धागा अगर खींचेंगे तो आप सिर्फ सामने वाले को नहीं बल्कि खुद भी जकड़ लेंगे अपने आप को। ऑटो इंडस्ट्री को आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं। एक कार पार्ट फाइनल व्हीकल में बनने से पहले यूएस कनाडा बॉर्डर से इधर उधर 7 बार होता है। 7 बार यूएस कनाडा बॉर्डर वो पार करते हैं। बॉर्डर अगर थोड़ा भी धीमा हो गया तो ओहियो, टेनेसी, केंटुकी के असेंबली लाइंस रुक सकते हैं। कनाडा यूनाइटेड स्टेट्स के इंपोर्टेड ऑयल का आधे से ज़्यादा हिस्सा सप्लाई करता है, हेवी क्रूड। अगर कनाडा फ्लो कम करता है तो पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, मिशिगन में गैस की प्राइसेस तुरंत बढ़ जाएंगी। किसका नुकसान है इसमें? अमेरिका का। कार्नी तो स्ट्रैटेजिक डिकपलिंग कर ही रहे। एक अनप्रेडिक्टेबल पार्टनर के साथ कितनी देर तक रहेंगे? अमेरिका अब बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल पार्टनर हो चुका है सारी दुनिया के लिए। आज कनाडा टेबल से उठ के निकल गया। यूरोप, जापान, इंडो पैसिफिक के साथ वो एनर्जी डील्स और मिनरल डील्स साइन कर रहे हैं। कनाडा खुद को सिर्फ अमेरिका का सप्लायर नहीं, बल्कि वो ऐसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया में कि मैं ही ग्लोबल रिसोर्स सुपर पावर हूँ। आप मेरे पास आओ, मैं आपको सारी चीज़ें दे दूंगा, आप हमारे साथ डील साइन करो। वो अमेरिका को लिटरली बाईपास कर रहा है। अगर यूएसएमसीए टूटता है तो चीप गुड्स का दौर खत्म, मतलब सस्ती चीज़ें मिलनी खत्म हो जाएगी। ग्रोसरी बिल्स बढ़ जाएंगे, फर्टिलाइजर्स, लंबर, एल्यूमिनियम महंगे हो जाएंगे, और एक इन्फ्लेशन शॉक आ सकते हैं। और जियोपॉलिटिक्स, अगर यूएस अपने सबसे करीबी अलाय के साथ ट्रेड एग्रीमेंट कायम नहीं रख सकता तो दुनिया इस चीज़ को देख रही है। यूरोप इस चीज़ को देख रहा है, जापान इस चीज़ को देख रहा है, यूके इस चीज़ को देख रहा है, और उनका भरोसा भी टूटते जा रहा है। कौन भरोसा करेगा ऐसे अमेरिका पर, और कौन भरोसा करेगा इस ट्रंप पर? कार्नी ने कहा, यू कांट टैरिफ ग्रेविटी एंड यू कांट सैंक्शन जियोग्राफी। ये सिर्फ कोट नहीं है, ये डॉक्ट्रिन है उसकी। जियोग्राफी बदली नहीं जा सकती। आप क्या पाइपलाइन एक ही रात में बदल दोगे क्या? एक ही रात में आप बना लोगे क्या? नहीं बना सकते। आप सप्लाई चेन टेलीपोर्ट कर सकते हो क्या? नहीं हो सकती। अब आगे मुझे 3 सिनेरियो दिख रहे, क्या हो सकता है। सिनेरियो ए, कूलिंग ऑफ होगा, बाजार इसमें गिरते हैं, दोनों पीछे हटते हैं और अस्थायी एक्सटेंशन हो जाता है। मतलब ये शायद हो सकता है कि हम लोग इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। सिनेरियो बी में, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, सिनेरियो बी, ट्रेड वॉर चालू हो जाएगा, 25% तारीफ लग जाएंगे, टारगेटेड रिटालिएशन होगा कनाडा की तरफ से, बॉर्डर धीमा हो जाएगा और स्टॉक मार्केट में गिरावट आ जाएगी। सिनेरियो 3 मुझे लग रहा है कि फुल ब्रेकअप होगा, इमरजेंसी पावर्स एनर्जी डाइवर्जन हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका 2 राइवल इकोनॉमिक जोन्स में बढ़ जाएगा, जिसके चांसेस थोड़े कम है, लेकिन ये सिनेरियो 3C जो है वो इसकी पॉसिबिलिटी ज़रूर है। ये सिर्फ कोई ट्रेड पॉलिसी नहीं है, ये ग्लोबलाइजेशन के अगले चरण का सवाल है। अगर प्रेडिक्टेबल बॉर्डर्स की धारणा खत्म हो जाती है तो कंपनियां फिर कहाँ इन्वेस्ट करेगी, कहाँ फैक्ट्रीज बनाएगी, इन्वेस्टर्स कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? उनका भरोसा
टूट जाएगा, वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे आप सोचो। अगर और आम लोगों को तो इसका असर जो है वो स्पीचेस में नहीं, वो एक्चुअली प्राइसेस में महसूस होगा, हर चीज़ का प्राइस बढ़ेगा। इतिहास तेजी से बढ़ रहा है और शायद यही वो हफ्ता है जब पुरानी नॉर्थ अमेरिकन व्यवस्था सचमुच में शायद टूट सकती है।